लेह लद्दाख में उत्तरकाशी के जवान की मौत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक, आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर। आज होगी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक, वन मंत्री समेत बोर्ड मेंबर रहेंगे मौजूद। देहरादून में कांग्रेस में लोकसभा हार की समीक्षा जारी, आज हो रही पौड़ी हरिद्वार टिहरी सीटों की समीक्षा, गणेश कौदियाल, जोत सिंह, वीरेंद्र रावत मौजूद। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए राजस्थान के कांवड़िए की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, हादसे के बाद कैंटर और डीसीएम चालक हुए मौके से फरार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी का विवाद इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना चोरी के मामले को कांग्रेस बेवजह ही भुना रही है। कांग्रेस के पास अन्य कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के प्रति और उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। चौहान ने कहा कि केदारनाथ हमारे आस्था का प्रतीक है और कांग्रेस और उनके किसी नेता के पास भी सोना चोरी को लेकर किसी भी प्रकार का प्रमाण है तो उसे साबित करे, अन्यथा कांग्रेस जनता से माफी मांगे। एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का एक एक चीज का हिसाब और लेखा जोखा रखा जाता है। वहां से जो चांदी पहले से लगा हुआ था, उस चांदी को जो हमारी मंदिर समिति का जहां पर उसका जेवर या सोने चांदी का जो रखा जाता है उसमें रखा गया है, संरक्षित है। लेकिन कांग्रेस बेवजह हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ जो धाम है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा करके हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है और जो आस्था है हमारे लोगों की है, उस पर वो आघात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, जो देश और दुनिया की उसके प्रति एक श्रद्धा है, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश। जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी डी सेंथिल पांडियन ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को जल संवर्धन के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी डी सेंथिल पांडियन ने जिले के सभी पानी के स्रोतों और पानी की टैंकों को चिन्हित करने और चिन्हित स्थानों पर जल संवर्धन के काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत सभी जिलों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल संवर्धन के लिए काम करना है। विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर हम मीटिंग कर रहे थे। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे जो जल संवर्धन से संबंधित कार्य है जनपद में, जितने भी हमारे जल स्रोत या जल हमारे जो वाटर टैंक वगैरह है, सबका हम चिन्हित करके वहां पर हम जल संवर्धन से संबंधित कार्य करना है। इस साल भारत सरकार द्वारा एक थीम दिया गया है, नारी शक्ति से जल शक्ति, ये थीम है। इस थीम में हमें काम करना है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों की जागरूकता हमें बढ़ाना है। अभी हम सभी अधिकारियों के साथ आज हम मीटिंग करके इनकी कार्य योजना हमने समझ लिया है। अब मानसून सीजन के बाद हम दोबारा यहाँ पर आकर हम देखेंगे क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी देहरादून से कुमाऊं दौरे पर निकले, जिनका जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने जसपुर क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से रूबरू कराया। विधानसभा रितु खंडूरी ने गढ़ी नेगी चिकित्सालय परिसर में हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। ब्लॉक प्रमुख ने जसपुर क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से रूबरू कराया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गढ़ी नेगी चिकित्सालय परिसर में हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। यहाँ का सबसे बड़ा गाँव गढ़ी नेगी पहुँची हूँ और अपने लोगों के साथ यहाँ पर मिली हूँ। सबसे पहले तो मैं गढ़ी नेगी के लोगों को बधाई देती हूँ, वो नगर पंचायत बना जा चुका है और मैं यहाँ हरेला पर्व के अवसर पर पहुँची हूँ। मैंने आज यहाँ पेड़ लगाए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी धूमधाम से यहाँ पर पर्व मनाया गया और पर्यावरण को बचाने की बहुत आवश्यकता है। उसमें हम सब मिलकर अगर कार्य करेंगे तो हमारा पर्यावरण और सुंदर होगा, अच्छा।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत करते हुए महाविद्यालय के छात्रावास और राज्य वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वाणिज्य और भौतिक विज्ञान भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल मौजूद रहे। इस दौरान छात्र संघ प्रतिनिधियों ने उच्च शिक्षा मंत्री को 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि छात्र छात्राओं की जो मांग है, महाविद्यालय के लिए जनरेटर, बहुउद्देशीय हॉल और एमएससी की कक्षाएं, जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। कॉलेज में अब लगभग 2000 छात्र छात्राएं हो गए हैं और यहाँ पे हमने 2 बिल्डिंगों का आज लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी भी आज चीफ गेस्ट थे और हमारे विधायक जी भी आए थे। हमारे प्राचार्य जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, वो भी अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की जो 3 डिमांड है वो भी हम पूरी करेंगे। एक तो उनको जनरेटर चाहिए, दूसरा उनको एक बहुउद्देशीय हॉल चाहिए और तीसरा यहाँ पे एमएससी की क्लासें उनकी डिमांड है, तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अपने निकटतम कॉलेज में पूरी पढ़ाई कर सकें। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डोईवाला के जौली ग्रांट जोगियाना में लगभग 88 लाख की लागत से बने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के सम्मुख कुछ मांगों को रखा, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि इस वर्ष शिक्षा विभाग में 11,000 नौकरियां दी जाएंगी और प्रदेश के जर्जर स्कूलों को चिन्हित कर उनका भी निर्माण जल्द किया जाएगा। दिनों से डिमांड थी कि यहाँ पे खंड शिक्षा का एक अलग कार्य होना चाहिए। विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई को कि जब से वो विधायक बने हैं तब से हमने यहाँ पे कई स्कूलों के लिए पैसा दिया है और उनकी जो भी और डिमांड होगी तो भी हम पूरी करेंगे। हम इस साल जो है शिक्षा विभाग में 11,000 लोगों को जो है नौकरी दे रहे हैं, जिसमें 7,000 टीचर हैं, 2500 हम 4th क्लास के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जो कि हम प्रत्येक स्कूलों में एक जो है चतुर्श्रेणी कार्मिक रखे जाएंगे। बीआरपी सीआरपी के लिए हमने लगभग 1500 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार 100% टीचर हमारे स्कूल में आ। आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास कार्यों को लेकर बैठक ली। हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई, जहां मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अवैध निर्माण कार्यों को लेकर ठोस कदम उठाने और रेवेन्यू जनरेट करने के निर्देश दिए। तो बैठक में स्टेडियम, लॉन, टेनिस कोर्ट, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क से लेकर पुलिस चौकी में हो रहे कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही 15 दिन के अंदर आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शे तैयार करने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। प्रकार से हमारे हरिद्वार में काम कर रहा है और मैं कह सकता हूँ कि अनेकों काम जिस प्रकार से हम लोग रेवेन्यू अर्जित करने का काम करते हैं, वहीं हम जनता हित के लिए भी हम काम करते हैं। तो ऐसी हमारे जो HRD के द्वारा बहुत अच्छे काम भी वहाँ किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे स्टेडियम बनाने का काम है, जैसे वहाँ पे अभी जो हमारा कावड़ लग रहा है उसके लिए पटरी, कावड़ पटरी बनाने का काम है, ड्रेनेज सिस्टम का काम है, अनेकों पार्कों के काम है। 23 काम बड़े बड़े किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए की लागत से, और 28 काम ऐसे हैं कि जो विभिन्न पूरे HRD के सीमाओं के अंतर्गत काम किए जा रहे हैं। सरकार की उदासीनता और सूखे और बारिश के मार से बर्बाद हो चुके चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के किसान आक्रोशित हैं। किसान यूनियन के नवीन करायत और मदन पुजारी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान लोहाघाट में जोरदार नारेबाजी करते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। किसानों ने मुख्यमंत्री से कृषि ऋण माफ करने, लंपी वायरस का मुआवजा देने, सूखे और बरसात से हुए नुकसान का सही आकलन करने सहित अन्य नुकसान पर मुआवजे की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान एक बार फिर से सड़कों में उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किसान परेशान था, सूखा हो गया, ना तो उसको उचित मुआवजा मिला। मुआवजा भी हमने देखा कि कहीं कुछ अलग रेट था मुआवजे का। किसान सब जगह एक ही तरह मेहनत कर रहा है,
मुआवजे का इन्होंने जो विभाजन किया है, ये हम असंतुष्ट हैं किसान सब। कृषि ऋण सबके ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं मौसम के हिसाब से किसान बहुत परेशान है। किसान निराश है, हताश है। आज कभी किसान सूखे की मार झेलता है और कभी अधिक बरसात हो जाती है। आज इतनी परेशानी हो गई किसानों के लिए कि सारी फसलें बह चुकी हैं, फसलों के साथ साथ उनके खेतों की मिट्टी भी बह चुकी है। और हमारा बार बार यही कहना है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कि महोदय, किसानों को कम से कम 5,000 रुपया पर मंथ पेंशन दी जाए और किसानों पर लगे सारे ऋण माफ़ किया जाए। और किसानों की स्थिति को देखते हुए किसानों को जैसे भोजन माता, अन्य आशा कार्यकर्ती, अन्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसी प्रकार किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाए और किसानों पर लगे सारे ऋण माफ। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया गया है, जिसके बाद आशा कार्यकर्तियों ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक 1,378 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटेटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तथा फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जो हमारी आशाएं बहन घर घर जा रही है, तो उसमें अभी तक हमने 1 जुलाई से ये अभियान शुरू किया था। तो अभी करीब 1,63,000 के आसपास हमारी आशाओं के द्वारा लोगों के घरों का भ्रमण कर लिया गया है। इसमें 1,378 जगह हमें ऐसे कंटेनर और बर्तन मिले थे जिसमें डेंगू का लार्वा पाया गया था, जिसको कि नष्ट कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने चेन स्नेचर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले तीनों आरोपियों ने हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की 2 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की चेन और 2 बाइक भी बरामद की है। आरोपियों के ऊपर चोरी और लूट के 89 मुकदमे दर्ज हैं। और उसके बाद कनखल में लगातार 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 लड़के जो सीसीटीवी में भी नज़र आ रहे थे और उसमें कुछ वीडियो इस संबंध में वायरल भी हुए थे। उसको लेकर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई भी करी। उसमें इन लोगों हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें एसपी सिटी, हमारा सीओ ज्वालापुर और इंस्पेक्टर ज्वालापुर की टीम ने लगातार प्रयास किए। 24 घंटे के अंदर इस पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए इन लड़कों को कलियर के पास से दबोचा गया है, जो वहाँ पर रह रहे थे। ये पूरे 3 लोग इसमें पकड़े गए थे जो दिल्ली के रहने वाले हैं तीनों, और यहाँ पर खासकर चोरी के बाइकों में आके इन्होंने स्नैचिंग करी थी। इसमें आगे इनके द्वारा जो अन्य चोरियाँ या अन्य जो स्नैचिंग की गई हैं उसके बारे में भी पुलिस हम लोग अभी पता लगा रहे हैं। जल्दी रिमांड में लेके अन्य घटनाओं के बारे में भी इनसे पता लगाया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक शुरू होने से पहले बैठक में केदारनाथ के पूर्व विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता, वन विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा सहित 22 प्रस्ताव रखे गए। मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन अनुज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सुबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी
का 9 जुलाई 2024 को शैला रानी जी का जो निधन हुआ था उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं की पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक कार्यकर्ता को चोट भी लगी। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी सौरभ यादव के नेतृत्व में यहां छात्र नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रभारी सौरभ यादव ने कहा कि उनकी मुख्य मांग एनटीए पूरी तरह से बैन हो, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगे और नीट का एग्जाम दोबारा हो। वे उत्तराखंड एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि राज्य में शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं। एनटीए पूरी तरह बैन हो। धन सिंह जी का घेराव करा है। हमारी जो मुख्य मांगे 7 मांगे हैं। जो सबसे पहली मांग है, जिसके बारे में आपको हमारे प्रभारी जी ने बताया कि हम एनटीए को बैन करना चाहते हैं और नीट का पेपर दोबारा करवाना चाहते हैं। और साथ ही उत्तराखंड से और देहरादून से ये मामला इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि देहरादून में सिर्फ 4 महाविद्यालय हैं जो भी अर्ध सरकारी हैं। उन चारों ही महाविद्यालयों में एनटीए पेपर कराता है, सीयूटी के माध्यम से प्रवेश होता है। हमें आशंका है कि जो सीयूटी के पेपर हैं वो भी कहीं ना कहीं उन पर घपला हुआ है, इसलिए हम एनटीए को पूर्णतः बैन की मांग करते हैं। उसके साथ दूसरा हमारा जो है वो हमारा शिक्षा का बाजारीकरण है। जो आप देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है बच्चा, उसे सीयूटी के और एनटीए के माध्यम से उलझा दिया। जो स्टेट का गरीब छात्र सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ना चाहता है राज्य के, उन राज्य के छात्रों को समर्थ पोर्टल में उलझा दिया। एक साल में 20-20, 25-25 बार नोटिफिकेशन आता है और डेट बढ़ती है समर्थ पोर्टल की। 15-15 दिन का गैप दिया जाता है बीच में। क्यों? क्योंकि बच्चा परेशान होकर प्राइवेट कॉलेजों में जाए। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे धन सिंह जी यहाँ प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मालिकों के साथ मिलकर उनके हिसाब से उनको फायदा पहुंचाने की नीतियां बना रहे हैं। ये हमारा उसका भी एक विरोध है। और हमारा साथ ये कहना है, जो निजी शिक्षण संस्थान और निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो शिक्षक हैं उनका भी एक नियम होना चाहिए कि कौन क्या कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बन रहा राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। 4 धाम यात्रा के लिहाज से इस ब्रिज को काफी अहम माना जा रहा है। इस ब्रिज को 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। ब्रिज की कुल लंबाई 110 मीटर और ऊंचाई करीब 40 मीटर प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि पुल के जिस हिस्से पर यह हादसा हुआ वहां कुछ समय पहले ही अलाइनमेंट बदला गया था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसे लेकर पहले भी लोगों ने चिंता जाहिर की थी। आशंका जताई जा रही है कि इस जगह पर मिट्टी है जो कभी भी धंस सकती है। खबर हरिद्वार से है, जहां लेखपाल संघ ने कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में धरना प्रदर्शन किया। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, रजिस्ट्रार, कानूनगो समेत संग्रह परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ने धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को रिटायर कर्मचारी संघ और जन संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेश गिल्डियाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन राजस्व कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रहा है और ग्राम प्रधान के बचाव में पुलिस लगी हुई है। जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक यह धरना कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा और यह धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी किया जाएगा। जून की एक घटना है और 12 जून से हमारी लक्सर तहसील अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई में वहां पर बैठ गई थी और हमारे उच्चाधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम लोग किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसमें एसएसपी साहब से बात हुई है हमारी और जिसमें कुर्की की जो कार्रवाई होनी है उन्होंने नोटिस वगैरह कल चस्पा कर दिया है और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जल्दी जो है गिरफ्तारी हो जाए। सूबे की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे राज्य गठन के बाद से तमाम सरकारें और शिक्षा मंत्री करते आए, लेकिन सरकार और मंत्रियों के ये दावे पहाड़ आते आते दम तोड़ते नजर आते हैं। भले ही उत्तराखंड बेहतर शिक्षा के मामले में एसडीजी इंडेक्स में देश में 4थे नंबर पर है, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है कि किए जा रहे दावे और आंकड़े सब किताबी हैं। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा के मामले में एसडीजी इंडेक्स में 4था स्थान प्राप्त उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। देवाल का ये राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के नाम से नवाजा है और अब धामी सरकार में सूबे के शिक्षा मंत्री ने इसे पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील कर दिया। अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले इस पीएम श्री अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में पिछले 6 सालों से अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक का ही पद रिक्त चल रहा है।
जहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावक बताते हैं कि अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल सहित अन्य कई विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं विद्यालय के अन्य पद भी रिक्त पड़े हैं। यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले टीचरों की अभी तक शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि शासनादेश था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से ही शिक्षा पठन पाठन बच्चों का होना था। और इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र का प्रवक्ता है और भूगोल का प्रवक्ता जो है काफी लंबे समय से रिक्त चल रहा है। और तो इस संबंध में हमने पिछले बार तहसील मुख्यालय में जाकर के अपना ज्ञापन दिया था। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित और सरकार के मुंह चढ़ाते दावों से आक्रोशित अभिभावकों ने जहां पूर्व में उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग की है, तो वहीं अभिभावकों ने कॉलेज के बाहर सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। अभिभावकों का आरोप है कि पूर्व में भी कई बार शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को रिक्त पद भरने की मांग की जा चुकी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालय देवाल के लिए यहाँ पर 6 सालों से अंग्रेजी का पद रिक्त है, 3 सालों से अर्थशास्त्र का और इस शिक्षा सत्र से भूगोल का। दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, इसी बीच टीचरों के लिए की एक स्कूटी हुई थी जो अटल आदर्श विद्यालयों के लिए, तो चमोली जिले से 22 प्रवक्ताओं को अदर जिलों में भेज दिया गया, जबकि मात्र एक शिक्षक चमोली जिले में आया है। तो अटल आदर्श विद्यालयों की क्या स्थिति हुई स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है। पीटीएसएम के अध्यक्ष सोनी जी ने सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रांसफर सत्र चल रहा है, अभी तक देवाल में एक भी अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाया। आज अभिभावकों ने एक रणनीति बनाई और एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 28 तारीख तक अटल उत्कृष्ट विद्यालय देवाल को अध्यापक उपलब्ध नहीं होता है तो क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। वो एक तरफ जहां सरकार शिक्षा में सुधार के दावे कर रही है और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कर रही है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों से लेकर अन्य स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। वैसे में सरकार के उन दावों में कितनी सच्चाई होगी जो शिक्षा के मापदंडों की पताका फहरा रहे हैं। थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने समीक्षा करने का फैसला लिया। समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद पीएल पुनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक विभिन्न लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक की जाएगी। देहरादून में पीएल पुनिया कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर इनका फीडबैक ले रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, अल्मोड़ा सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टम्टा सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद 5 के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको क्या किस तरह से सुधारें। ये पहली बार है कि जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। यहाँ पर आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, तमाम लोग उनसे अपनी बात करेंगे। इस प्रकार की समीक्षाएं होती हैं तो जो कमियां रहती हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें पिछली जो कमियां रही उन पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जा सकता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें आपने समझ देखा है और भविष्य में जो चुनाव होगा वो और सीधे कांग्रेस के पक्ष में जाए। आज समीक्षा बैठक है और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे
निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और जहां पर कमी रही है, जो वजह रही है, क्या हार के कारण थे, उसकी समीक्षा भी होगी और हमें विचार भी उनके सामने प्रस्तुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।